दो सवाल उठते हैं इस मुद्दे पे। क्या इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर हां तो कैसे और किन चीजों का ध्यान रखना है? देखो, मैं बहुत स्मार्ट सूट बूट वाला टेक्निकल आंसर दे सकता हूं, पर पहले मेरे को इस सवाल का जवाब दो। क्यों करना है इन्वेस्ट? सोचो इस बात को। इंडिया में 5-6 हजार कंपनियां हैं। तुमने सारे स्टॉक्स एनालाइज कर लिए? हो गया, एग्जॉस्ट हो गया इंडियन मार्केट? नहीं ना। हम इंडियन मार्केट को उसका 10% भी हम समझ नहीं पाते। 90% कंपनियां हमको पता नहीं होता है क्या करती है, हमने नाम नहीं सुना होता है। तो पहले इंडिया को तो एक्सप्लोर कर लो। देखो, इस देश को तुम जानते हो, यहाँ के सर्कमस्टांसेस, यहाँ का प्रोग्रेस, यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ की जरूरतें, सब कुछ तुम जानते हो। तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू मेक गुड डिसीजंस हियर। अब एक तर्क आता है इसके अगेंस्ट कि नहीं, कंट्री रिस्क से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिया में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा पैसा हेज्ड रहेगा अगर हम बाहर डाल के रखेंगे। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना है फिर? क्योंकि देखो, जब तुम डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स या किसी और देश के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो समझो कि कुछ कुछ रेगुलेटरी ग्रे एरियाज है, जिसके कारण मोस्ट रेप्यूटेड इंडियन फाइनेंशियल कंपनीज, मोस्ट रेप्यूटेड इंडियन ब्रोकर्स ये फैसिलिटी डायरेक्ट ऑफर नहीं करते। आप जीरोधा काइट से डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स नहीं ले सकते। एचडीएफसी से, एक्सिस से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते ना। क्यों? कई ब्रोकर्स ये ऑप्शन देते हैं, पर वो क्या करते हैं, किसी और के साथ टाई अप कर देते हैं एफिलिएट कमीशन वाला। खुद पे रेगुलेटरी रिस्क नहीं लेते, खुद पे रेप्यूटेशनल रिस्क नहीं लेते। वो बस एक ऑप्शन दे देते हैं किसी और के साथ टाई अप करके। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी ग्रे एरिया है। यहां का ब्रोकर वहां के ब्रोकर के साथ टाई अप करके एक वर्चुअल अकाउंट खोलेगा, फिर बैंक से स्टैंडिंग ऑर्डर होगा कि आप कर सकते हो पैसे ट्रांसफर, टैक्सेशन अलग तरीके से होगा, कॉम्प्लिकेशन से। क्यों करना है? आपको हेजिंग ही करना है ना कंट्री रिस्क से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, गोल्ड के थ्रू कर लो, गोल्ड ईटीएफ ले लो। गोल्ड का प्राइस तो ग्लोबली डिसाइड होता है। मैं सुनता हूं कई बार कि जैसे जब पितृपक्ष चल रहा है तो गोल्ड की डिमांड कम है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। 15 दिन के लिए अगर इंडिया में गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है तो गोल्ड इज अ ग्लोबल कमोडिटी, उससे उसका प्राइस कम होने वाला नहीं है। इंडिया में अगर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो भी गोल्ड विल बी अ गुड हेज। गोल्ड से कर लो हेजिंग। सेकेंड ऑप्शन भी है, ईटीएफ्स के थ्रू, फंड ऑफ फंड के थ्रू, या कुछ फंड्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा एलोकेशन बाहर के स्टॉक्स में भी करते हैं, क्योंकि अलाउड है कुछ परसेंटेज, 10%, 15%, 20% अलाउड है। वैसे फंड ले लो। लेकिन आप फंड ऑफ फंड ले लो, ईटीएफ ले लो, जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कम से कम डायरेक्ट आपको अकाउंट खुलवाने का, फंड ट्रांसफर का, रेगुलेशन का, लीगैलिटी का झंझट आपको डील नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत मन करता है तो किसी फंड के थ्रू कर लो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है, डायरेक्टली मत करो। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा यूज केस समझ में नहीं आता है डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। क्यों करना है? वहां की पॉलिटिक्स को हम अच्छे से नहीं समझते हैं, वहां की कंपनियों के फोकस को, वहां के डिस्क्लोजर्स को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट अलग होता है, कंप्लायंसेस, लीगैलिटी अलग होती है। क्यों इतना सरदर्दी बढ़ानी है? मत करो। यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। हाँ, कूल लगता है, मैं मानता हूं। आपके पोर्टफोलियो में, आपके स्टेटमेंट में जब मेटा, टेस्ला, ये सारी कंपनियां दिखेंगी, एप्पल, बर्कशायर, तो कूल लगता है। लेकिन बस कूल लगेगा। कुछ बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, आप उससे बहुत अमीर हो जाओगे, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये सब तो होगा नहीं। आपको भी पता है नहीं होने वाला है। 1-2% ऊपर नीचे, इधर उधर, ऑन एन एवरेज कभी इंडिया बेटर कभी वो बेटर, बट इन द लॉन्ग रन यूएस स्टॉक्स में आप पैसे लगा के ज्यादा अमीर हो जाओगे। वही प्रोसेस, वही डिसिप्लिन आप इंडियन स्टॉक्स में भी रखोगे तो भी आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। तो मुझे कोई बहुत ज्यादा रीजन समझ में नहीं आता है कि करना क्यों है। और देखो, ये ना कोई पर्टिकुलरली यूएस स्टॉक्स की ही बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है। हमें जब जब ऐसी अलग अलग चीजें अट्रैक्ट करती है ना, हम हमारे प्रोसेस को, हमारी पोर्टफोलियो को, फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। फाइनेंस में फैंसी प्रोडक्ट से दूर रहो ना। जितना दूर रहोगे फैंसी प्रोडक्ट से, उतने सेफ रहोगे। अभी एक वीडियो भी बनाया था, क्विक 5 मिनट फाइनेंशियल प्लानिंग का। देखो, आपको 2 इंश्योरेंस चाहिए रिटायरमेंट के लिए, एनपीएस चाहिए, 2 या 3 म्यूचुअल फंड चाहिए गोल प्लानिंग के लिए, बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि, अगर डॉटर है तो, सन है तो पीएफ ले लो, और उसके बाद सरप्लस बच रहा है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में कर लो, वरना अवॉइड करो, म्यूचुअल फंड काफी है।
हो तो गई ना फाइनेंशियल प्लानिंग। यही है, बिजनेस के लिए सेविंग्स अकाउंट करेंट अकाउंट है, इमरजेंसी फंड के लिए एफडी है, हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग। 2 इंश्योरेंस, एफडी, सेविंग अकाउंट, 2-3 म्यूचुअल फंड, एनपीएस, पीएफ, सुकन्या समृद्धि, हो गई। इतनी सी फाइनेंशियल प्लानिंग को अगर कोई इतनी आसानी से बता दे तो उसे फीस नहीं मिलती, इसलिए इसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है। हेजिंग कर लो, उसके लिए ये ले लो, कभी बोलेंगे इंश्योरेंस के साथ मनी बैक वाला प्लान ले लो, गड़बड़ शुरू हो रही है। कभी यूलिप ले लो, गड़बड़ है। लोन साइड में इंस्टेंट लोन, डिजिटल लोन, बाय नाउ पे लेटर, सारे लोन्स गड़बड़। क्यों फंस रहे हो ये सब में? लोगों को माल बेचना है, चिपकाना है, वीसी से पैसा उठा लिया है, बहुत प्रेशर है उन पे, तो वो मार्केटिंग तो करेंगे ना, नैरेटिव तो बनाएंगे ना। जिस चीज को वीसी फंडिंग मिली है, और ये फंडिंग ना इंडस्ट्री लेवल पे मिलती है, जैसे मान लो एक बाय नाउ पे लेटर वाले को मिली, तो एक वीसी ने उसको फंडिंग की, अब दूसरा वीसी ढूंढेगा, अच्छा मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना है, तो वो दूसरी ऐसी कंपनी ढूंढेगा, तीसरा वीसी तीसरी ऐसी कंपनी ढूंढेगा, क्योंकि वीसी भी तो एक लेवल ऊपर में आपस में कंपीट कर रहे हैं। किसका बाय नाउ पे लेटर वाला ऐप सबसे अच्छा ग्रो करेगा, कौन वीसी ने सबसे सही डिसीजन लिया था। तो ये फंडिंग ना इंडस्ट्री लेवल होती है। अब 3-4 स्टार्टअप्स को मोटी मोटी बाय नाउ पे लेटर वाली फंडिंग हो गई, तो आईपीएल में, टीवी में, यूट्यूब में ऐड तो उसी के आएंगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी वो सही हो गया, जो चीज ज्यादा दिख रहा है, जिसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, वो ज्यादा सही थोड़ी ना हो जाता है, बल्कि वो तो ज्यादा गड़बड़ है, आपको चिपकाया जा रहा है। तो ये यूएस स्टॉक्स, ये क्रिप्टोज, इसके पहले फैंटेसी गेमिंग चलता था, आप लोगों ने देख लिया क्या हाल हुआ। क्रिप्टो में 2 बार बड़ा बड़ा ड्रॉडाउन आ चुका है, पिछले 5 साल पहले जो क्रिप्टो एप्स थे लगभग सब गायब है। क्यों अपने पैसे के साथ हर बार नया थ्रिल ढूंढते हो? थ्रिल चाहिए, अम्यूजमेंट पार्क चले जाओ, 1000 रुपए में थ्रिल मिलेगा, मूवी देखने चले जाओ। पहचानो ना कि कब आपका दिमाग चाहता है कि उसको एंटरटेनमेंट मिले, तो एंटरटेनमेंट सस्ता है, नेटफ्लिक्स देख लो, वीडियो गेम खेल लो, अम्यूजमेंट पार्क चले जाओ, पार्टी कर लो, 1000, 2000, 5000 में काम तो हो जाएगा। फाइनेंस में एंटरटेनमेंट मत ढूंढो ना, गड़बड़ हो जाएगा, नुकसान होगा आपका। बहुत सालों से अलग अलग तरीके से ये बातें मैं कहता आ रहा हूं। एक चीज के लिए मना करो, वही चीज थोड़ा रूप बदल के आ जाती है, आप उसको लेने लग जाते हो। मत करो ये सब, सेफ रहो। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग शुड बी बोरिंग। जब मजा आने लगे समझ लेना गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? मजा नहीं आना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इन्हें दवाई के जैसे देखो, कि आपके फाइनेंस में कोई लूप होल है, कोई प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करने के लिए है, मजे के लिए नहीं है। हम दवाइयों के बारे में ये जानते हैं, फाइनेंस के बारे में भी ये जानना है। दूर रहो इंटरनेशनल स्टॉक से। ये वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगा हो, अगर आपको लगे कि यूजफुल है, इट कैन हेल्प हिम और हर, तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको जो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत सेंसिबल लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे अगली बार जब मैं अगला भाषण दूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और पसंद नहीं आया तो प्लीज बिंदास डिसलाइक करिएगा। और अगर आप मुझे कमेंट में रीजन भी बता देंगे कि क्यों अच्छा लगा, क्यों अच्छा नहीं लगा, तो इट विल हेल्प मी फर्दर। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।